हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी जो राजस्थान जेई की और जो एई की जो वैकेंसीज आई है, और जितनी भी जेई की मैं बात करूं, जेई का कोई भी एग्जामिनेशन होता है ऑल ओवर द इंडिया या फिर एई का, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये वीडियो सभी प्रकार के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो आई होप आपको वीडियोज समझ में आ रहे होंगे, चीजें समझ में आ रही होंगी, और एक एक करके अपन क्या कर रहे हैं, एक एक टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट, जिसमें हम कम समय में ज्यादा चीजों को गेन कर सकें। तो आज हम बात करते हैं, अपन ने जो नेटवर्क थ्योरी का इससे पहले जो कुछ वीडियोस डाल दिए, तो आई होप आप लोग वो वीडियोस देखते जा रहे होंगे। ऑल्दो ये सब क्या इंडिपेंडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को वो वीडियोस देख लेनी चाहिए, ताकि आपकी जो एक लिमिटेड नोट्स के अंदर आप पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाए और सबसे इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो हम बात करते हैं नेटवर्क थ्योरी के बारे में। तो नेटवर्क थ्योरी में हमने क्या किया था, कुछ बेसिक्स बातें की थी, और वहां पे अब अपन बात करते हैं द नेक्स्ट पॉइंट एक शॉर्ट नोट्स का अपना, कि हम जब भी पढ़ाई करते हैं स्टडी स्टेट एनालिसिस की, किसकी बात करते हैं, स्टडी स्टेट एनालिसिस के अंदर हम क्या देखते हैं, दो कॉन्सेप्ट आते हैं अपने। यूजुअली ज्यादा स्टडी स्टेट से क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आपको जेई या एई की मैं बात करूं, एसएससी जेई की बात करूं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि लिमिटेड टाइम होता है, आपको ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो क्या होता है कि वहां पे आपसे कोई आपको एसी सप्लाई देके बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करंट नहीं पूछता है, करंट वोल्टेज या फिर समथिंग पावर, क्यों नहीं, क्योंकि वहां पर समय कम है। लेकिन बात करूं गेट की, आईएएस में पूछा जाता है, तो वहां पे कॉन्सेप्ट होता है, आप सभी जानते होंगे, आरएमएस वैल्यू। जैसे हम निकालते हैं करंट की आरएमएस वैल्यू, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, कि वी आरएमएस इज इक्वल टू VM/√2 आई आरएमएस, है ना, अलग अलग वेव्स के लिए, साइनसॉइडल के लिए मैं बात करूं, तो मैं बात करूं आरएमएस वैल्यू, ये किस पे बेस्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट जब हम इसकी बात करते हैं बेसिक डेफिनेशन पे। देखिए आजकल के जितने भी एग्जामिनेशन है ना, वो ऊपर से नहीं, बहुत ही बेसिक टर्म्स को पूछता है, और बेसिक टर्म्स में मोस्टली लोगों का कंफ्यूजन होता है, क्योंकि उन्होंने कभी उस तरीके से पढ़ाई नहीं। तो हम बात कर रहे हैं उसी तरीके से। तो मैं बात करूं आरएमएस वैल्यू इज बेस्ड ऑन दी हीटिंग इफेक्ट ऑफ वेवफॉर्म। किस पे डिपेंड करता है, हीटिंग इफेक्ट पे। तो बात हुई हीटिंग इफेक्ट की। अब देखिए फिर मैं बात करूं आगे, किसकी मैं बात कर रहा हूं, एवरेज वैल्यू की मैं बात करने जा रहा हूं, एवरेज वैल्यू की। तो एवरेज वैल्यू इज बेस्ड ऑन दी चार्ज ट्रांसफर, कि भाई एक सर्किट से दूसरे सर्किट में कितना चार्ज ट्रांसफर। आपने जब इसकी डेफिनेशन आप पढ़ते हो, तो आप जैसे इसके अंदर मैं बात करूं, तो अपन क्या करते हैं, WAC इज इक्वल टू WDC क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और जो यहाँ चार्ज ट्रांसफर है QAC इज इक्वल टू QDC होना चाहिए। तो ये बात होती है। तो अल्टीमेटली आपको समझ में आया कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ वेवफॉर्म पे क्या डिपेंड करती है, आरएमएस वैल्यू, और एवरेज वैल्यू चार्ज ट्रांसफर इन सर्किट। तो ये बात हो गई अपने नेटवर्क थ्योरी की। अब अपन बात करते हैं नेटवर्क थ्योरम्स का, अपन टॉपिक उठा लेते हैं, और उसके जितने भी आप उसको शॉर्ट नोट्स हम बना सकते हैं, उसको जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं, तो उसको करते हैं। मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं, नेटवर्क थ्योरम्स में। तो नेटवर्क थ्योरम्स में मैं बात करूं, अपन बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, है ना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, टेलेंगन्स थ्योरम, अलग अलग प्रकार के थ्योरम्स। तो अब देखो, यहां से आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि भाई कि आप मुझे ये बताइए, जो मैं बात कर रहा हूं सुपरपोजिशन थ्योरम किन किन नेटवर्क्स के लिए अप्लाई करते हैं। आपने ये तो सीख लिया भाई, आपने क्या क्वेश्चन बनाना सीख लिया, मे बी सपोज, है ना, कि भाई सुपरपोजिशन के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं एक एक को एट ए टाइम काम करवा रहे हैं, और उसका करंट निकाल रहे हैं, और फिर तीनों को सम कर रहे हैं, ये बात करते हैं अपन। लेकिन अब कौन से नेटवर्क के, तो इसमें कंफ्यूजन होते हैं, और इसी से आपका एग्जामिनर क्या बनाता है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो हम उसी चीजों को पढ़ेंगे। तो देखते हैं, बात करूं सुपरपोजिशन थ्योरम की, तो सुपरपोजिशन थ्योरम में आप जानते हो, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ सोर्सेज लगे हुए होते हैं, सपोज मैं बात करूं नंबर ऑफ सोर्सेज क्या है,
3 है ना। और आपको पूछा जाता है किसी एक लोड पे IL की वैल्यू आपसे पूछी जाती है, तो आप क्या करते हो, पहले सोर्स को एक्ट करवाते हो और बाकी को उसके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस करते हो। अगर मैं बात करूं कोई वोल्टेज सोर्स है तो वो किससे रिप्लेस होगा, बाय दी शॉर्ट सर्किट। और अगर कोई क्या करंट सोर्स है तो वो किससे रिप्लेस होगा, ओपन सर्किट से। तो I1 निकाला, इसी तरह फिर I2 को एक्ट करवाते हैं, फिर I2 और तीनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये एक सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट होता है। अब बात करते हैं ये कौन से नेटवर्क्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो एप्लीकेबल फॉर लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क। लीनियर मतलब लीनियर हो वो नेटवर्क, पहली बात, और बाइलेटरल हो। बाइलेटरल का मतलब होता है जो दोनों ही डायरेक्शन में, एक बाइलेटरल हो, बाई डायरेक्शनल, लेटरल हो मतलब दोनों ही डायरेक्शन में हो, एक नहीं कि एक ही सिंगल डायरेक्शन में, तो वो हो गया अपना बाइलेटरल नेटवर्क। तो पहली बात ये समझना, चलो इट इज नॉट वैलिड, ध्यान से समझिएगा, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बात है, इट इज नॉट वैलिड फॉर नेटवर्क कंटेनिंग नॉन लीनियर एलिमेंट। किसी भी नॉन लीनियर एलिमेंट, जैसे नॉन लीनियर एलिमेंट क्या होता है आपका डायोड, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, जैसे लीनियर एलिमेंट। लीनियर एलिमेंट कौन से होते हैं, जैसे रेजिस्टर। लीनियर एलिमेंट, नॉन लीनियर पैरामीटर्स। नॉन लीनियर पैरामीटर भी, पैरामीटर्स में क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए I²R है, मतलब क्या है, ये पावर है। तो नॉन लीनियर पैरामीटर सच एज पावर। तो पावर क्या एक नॉन लीनियर पैरामीटर है। P = I²R होता है एक फॉर्मूला, V²/R होता है। तो ये सब क्या आ गए, नॉन लीनियर पैरामीटर। कभी भी I², जैसे मैं बात करूं y = 5x, तो ये क्या एक लीनियर ग्राफ शो करेगा। लेकिन मैं लिखूं y = 5x², क्या ये लीनियर है, नहीं है। तो अगर ये लीनियर नहीं है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I²R। तो अब इसमें कौन सा टर्म आ गया, स्क्वायर का टर्म आ गया, तो ये कैसा पैरामीटर, नॉन लीनियर। तो आप पावर कैलकुलेट करने के लिए कभी भी किसका टर्म यूज नहीं कर सकते हो, सुपरपोजिशन का, थ्योरम का यूज नहीं कर सकते हो। बात समझ में आई। चलो अब इधर देखो, अब मैं बात कर रहा हूं पावर व्हेन सोर्सेज आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली। मैं कह रहा हूं पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत सारे सोर्सेज लगे हुए हैं, मान लीजिए 1 2 3 एन नंबर ऑफ सोर्सेज है। अगर मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला देना चाहूं, ऑल्दो मैं ये बात करूं आपके जेई और ए टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें थोड़ा इसकी रेलेवेंसी कम है क्वेश्चन पूछने की इस पॉइंट की, लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूं क्योंकि ये ईएस में और गेट लेवल पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे कोई बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पता। तो पावर व्हेन सोर्सेज आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली क्या होगा, ±√P1। भाई वो कौन सी डायरेक्शन में है, भाई एक मान लो पॉजिटिव पावर है, नेगेटिव पावर एब्जॉर्बिंग है, डिलीवरिंग है, उसके अकॉर्डिंग P1 √P2, मान लो n नंबर है तो उन तीनों को सबको ऐड कर दो और फिर क्या कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, पावर। बात समझ में आई। चलो तो आप इतना लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं थेवेनिन थ्योरम की। तो थेवेनिन थ्योरम तो आप सभी जानते होंगे, थेवेनिन थ्योरम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रहती है। थेवेनिन थ्योरम की मैं बात करूं, आपको क्या दिया जाता है, एक थेवेनिन वोल्टेज होता है, एक थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना होता है, और एक क्या होता है आपका लोड रेजिस्टेंस। अगर आपको मैं बताऊं थेवेनिन वोल्टेज कैसे निकालते हैं, सपोज मेरे को मान लीजिए ये मेरा क्या है, लोड क्या है, रेजिस्टेंस। मेरे को इसके अक्रॉस क्या निकालना है, थेवेनिन वोल्टेज निकालना है। तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, हटाते हैं, और जो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकल के आ जाता है उसी को हम क्या नाम दे देते हैं कि ये होता है थेवेनिन वोल्टेज। फिर हमको अगर इसी की जगह हमको क्या निकालना हो, RTH का मतलब क्या होगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, जो भी इंटरनल वोल्टेज सोर्सेज है, करंट सोर्सेज, उसको उसके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस करते हैं। जैसे वोल्टेज सोर्स को किससे करेंगे, शॉर्ट सर्किट से, और करंट सोर्स को किससे करेंगे, ओपन सर्किट। तो इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा,
यहाँ पे सॉर्ट करने के बाद ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में, पैरेलल का समीशन ऐड और इन तीनों का रेजिस्टेंस निकल जाए। तो ये तरीका होता है अपना। ये आपके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। अगर हम कभी न्यूमेरिकल का सीरीज लेंगे उसमें कवर कर लेंगे, लेकिन अभी अपन शॉर्ट पढ़ रहे हैं तो ये बहुत इजी भी होता है। और आप अगर आपको नहीं आता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, लेकिन मैंने आपको बेसिक सा बता भी दिया। तो ये बात होती है किसकी, रेजिस्टेंस निकालने की। फिर जिसके अक्रॉस हमें पूछा था लोड के अक्रॉस, फिर उसको वापस कनेक्ट करते हैं और मान लीजिए करंट निकालना है तो करंट निकाल लेंगे। अब करंट से निकल गया तो कुछ भी निकाल लोगे, वोल्टेज ड्रॉप निकाल लो, पावर निकाल लो, कुछ भी निकाल सकते हो। तो ये होता है सिंपली अपना थेवेनिन थ्योरम। तो थेवेनिन थ्योरम का अब जो क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन आपने देख लिया। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं। अब देखिए मैं बात करूं, इट इज एप्लीकेबल टू नेटवर्क कंटेनिंग लीनियर और बाई डायरेक्शनल एलिमेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेस। कहने का मतलब ये है, थेवेनिन थ्योरम का आप जब ही अप्लाई कर सकते हो जब क्या हो, लीनियर एलिमेंट्स हो। पहली थिंग क्या होनी चाहिए, लीनियर होना चाहिए। जैसे रजिस्टर, डायोड में आप क्या नहीं लगा सकते, थेवेनिन थ्योरम को नहीं लगाओगे, बिकॉज इट इज नॉट ए लीनियर एलिमेंट। फिर बाई डायरेक्शनल एलिमेंट हो। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, ये मान लीजिए एक वोल्टेज और वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक इस तरह के से थी, तो बाई डायरेक्शनल मतलब जब इसको रिवर्स करें, मतलब वोल्टेज को भी रिवर्स कर दें और करंट को भी रिवर्स कर दें, तो क्या होनी चाहिए, बाई डायरेक्शन, तो सिमिलर होनी चाहिए। तो ये हो गया अपना एक तरीके से दूसरी डायरेक्शन में भी फ्लो हो रहा है, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल एलिमेंट होना चाहिए और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट सोर्सेज, कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं होना चाहिए। जैसे डिपेंडेंट सोर्सेज आप पढ़ते होंगे, जैसे कोई मैं बात करूं किसी करंट सोर्स की, तो करंट सोर्स में आपने कहीं देखा होगा लिखा होता है 5ix और ix कोई वैल्यू है उसी सर्किट के अंदर कहीं दूसरी जगह पे, तो वो तो आपका डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट सोर्सेज होने चाहिए। तो ये बात थी किसकी, थेवेनिन थ्योरम की। तो आई होप आपको समझ में आई। फिर बात करते हैं नॉर्टन थ्योरम क्या होती है, एग्जैक्टली किसकी होती है, रेसिप्रोकल, एक तरीके से सिमिलर है। इसको आप क्या कर देंगे, मैं बात करूं नॉर्टन थ्योरम में अपन क्या करते हैं, मैं यहां पे डायग्राम बनाता हूं। आप यहां पे वोल्टेज सोर्स को किससे रिप्लेस किया जाता है, करंट सोर्स से, करंट से, और उसको IN नाम दे दो, IN दे दो, नॉर्टन्स करंट, और रेजिस्टेंस RN दे दो, या फिर RTH एक ही होता है, सिमिलर ही होता है। और ये हो गया अपना इसका इक्विवेलेंट डायग्राम। तो ये निकाला और RTH सेम निकलता है जैसे आपने कैसे निकाला था थेवेनिन के अंदर। तो ये क्या होता है, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम। तो अब जब कुछ सेम है तो इसकी कंडीशन क्या सेम होगी या नहीं होगी, बिल्कुल सेम होगी। अपन जब डुअलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं नेटवर्क थ्योरम, डुअलिटी का मतलब होता है कि भाई रेजिस्टेंस किस जैसे बिहेव करता है, इंडक्टर किस जैसे बिहेव करता है। तो मैं बात करूं ये जो थ्योरम है एक दूसरे के डुअल है, बस इनका रिप्रेजेंटेशन अलग है। वोल्टेज की तरह करंट ले लिया बस, है ना, और सीरीज की जगह पैरेलल ले लिया। तो इधर देखिए, इट इज एप्लीकेबल टू लीनियर, ऑब्वियसली बाई डायरेक्शनल एलिमेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज। तो ये बात हुई अपनी किसकी, नेटवर्क थ्योरम में नॉर्टन्स थ्योरम। तो आप यहां तक लिख लीजिए और चीजों को समझते रहिए। फिर आगे चलते हैं अपन। तो अब अपन आगे बात करते हैं। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो आगे चलिए, अब अपन बात करते हैं दैट इज रेसिप्रोसिटी थ्योरम। इसकी बात कर रहे हैं हम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स की। यूजुअली लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन थ्योरम्स, देखो सुपरपोजिशन सभी पढ़ते हैं, नॉर्टन सभी पढ़ते हैं, थेवेनिन सभी पढ़ते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तक भी सभी पढ़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसी थ्योरम्स भी हैं, आपने काफी पढ़ी होगी, मे बी अगर नहीं पढ़ी है, जो एक एक दो दो लाइन के ही कॉन्सेप्ट हैं, उनसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन आपके जो जेई और एई में वो क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं और आपको उसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं होता है। तो आपको वो थोड़ी सी चीज और वो कम ही जगह मिलती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। चलो तो बात करते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो सबसे पहले बात करेंगे कहां कहां है एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल टू लीनियर, बाइलेटरल नेटवर्क और सिंगल सोर्स नेटवर्क। रेसिप्रोसिटी थ्योरम के अंदर हम क्या करते हैं, एक तरीके से क्या होता है कि सिस्टम के एक साइड पे क्या लगा हुआ होता है, आपका
आपका लगा हुआ होता है एक सोर्स, और मतलब एक तरीके से मैं कहूँ इनपुट लगा होता है, और आप लोड पे क्या ले रहे होते हैं, आउटपुट। तो मैंने जो इनपुट साइड है उसको मैं क्या कह सकता हूँ, एक्साइटेशन, भाई एक्साइट करना, और जहाँ लोड है मैं वहां से क्या ले रहा हूँ, रेस्पॉन्स ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे इनपुट और एक्साइटेशन रेस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट आता है, उसकी भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहली बात समझ में आई होगी, आई होप, लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क और सिंगल सोर्स। कितना सोर्स होना चाहिए, सिंगल सोर्स। चलो, इट इज एप्लीकेबल टू ओनली, अब वो सिंगल सोर्स क्या क्या हो सकता है, ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स इज प्रेजेंट इन द नेटवर्क। इसमें कितना इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट नेटवर्क में हो सकता है, ओनली वन। सेकंड क्या है, नो डिपेंडेंट सोर्स इज प्रेजेंट इन द नेटवर्क, नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, the ratio of response to excitation is either ohm or mho। अब इस बात का मतलब क्या है, अब इधर ध्यान से सुनिए, मैं बात करता हूं, किसकी बात हो रही है, रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स और एक्साइटेशन की, इसी की तो बात हो रही है। तो इधर देखिए, सपोज मैं कहता हूं रेस्पॉन्स पे मैंने क्या लगाया, क्या लगाया, वोल्टेज। सॉरी, रेस्पॉन्स पे मेरा अपना है, मैंने काउंट कर रहा हूं वोल्टेज को, और एक्साइटेशन पे मैंने लगाया था सपोज करंट। तो मेरा रेस्पॉन्स टू एक्साइटेशन का रेशियो क्या होगा, V/I। समझ में आई बात, ठीक है। तो रेस्पॉन्स टू एक्साइटेशन का रेशियो मेरा या तो ओम होना चाहिए या फिर मो होना। इसका मतलब ये है कि अगर रेस्पॉन्स पे वोल्टेज लगाया, रेस्पॉन्स में मैंने किसको कैलकुलेट किया, वोल्टेज को कैलकुलेट किया, और एक्साइटेशन पे करंट को कैलकुलेट किया, तो इसका V/I क्या होता है, रेजिस्टेंस का क्या होता है, यूनिट ओम होती है। या फिर मैंने रेस्पॉन्स पे मैंने क्या दिया, क्या कैलकुलेट किया, करंट कैलकुलेट किया, और एक्साइटेशन पे मैंने दिया वोल्टेज सोर्स। तो ये क्या हो गया, I/V मतलब क्या होता है, 1/R, और 1/R मतलब क्या होता है, कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, मो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम को अप्लाई करना है तो आप रेस्पॉन्स पे या तो वोल्टेज या करंट को कैलकुलेट कर रहे हो, और एक्साइटेशन पे या तो वोल्टेज या करंट को कैलकुलेट कर रहे हो। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि रेस्पॉन्स पे मैंने सपोज मैंने वोल्टेज कैलकुलेट किया और एक्साइटेशन भी मैंने वोल्टेज कैलकुलेट किया, क्योंकि इसकी तो फिर यूनिट क्या हो गई, यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। या फिर करंट लगाया और करंट ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए। यही एकमात्र इंपॉर्टेंट कंडीशन है किसकी, रेसिप्रोसिटी थ्योरम की। समझ में आया, चलो अब बात करते हैं कंपनसेशन थ्योरम की। वन ऑफ दी एक थ्योरम और होती है जिसे हम नाम देते हैं कंपनसेशन थ्योरम। अब क्या होता है, क्यों होता है, ये आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है फॉर दी एग्जाम बीइंग, है ना, फॉर एग्जाम। अब बात करो, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, ये क्या काम आती है, यूज्ड टू डिटरमाइन स्टडी स्टेट एरर। क्या होता है कि हर सर्किट के अंदर कोई ना कोई स्टडी स्टेट एरर होता है, बहुत लिमिटेड, लाइक 0.3 वोल्ट, 1 वोल्ट नहीं, वॉट, 1 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट। डिटरमाइन स्टडी स्टेट एरर इंट्रोड्यूस्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और ये किसकी वजह से आ जाता है, जब अपन कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं तो उसकी वजह से क्या आता है, आपका स्टडी स्टेट एरर आ जाता है। और इसी एरर को ऑब्टेन करने के लिए अपन क्या करते हैं, नल डिफ्लेक्शन मेथड जो अपना होता है, नल डिफ्लेक्शन मेथड अभी आप सभी जानते होंगे। ये आपका क्या हो गया, एक नल डिफ्लेक्शन मेथड हो गया। इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के बराबर होना चाहिए, सिंपली ये तो होता है। तो इज ऑब्टेन्ड द नल डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर ऑफ द ब्रिज। तो समझ में आई, तो कंपनसेशन थ्योरम क्या काम आती है, पहली थिंग टू ऑब्टेन द स्टडी स्टेट एरर, और साथ ही साथ स्टडी स्टेट एरर आ क्यों रही है, ड्यू टू द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एंड फॉर दिस वी यूज नल डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है ना, ये बात होगी। अब कंपनसेशन थ्योरम समझ में आई। अब बात करते हैं टेलंगन्स थ्योरम की। टेलंगन्स थ्योरम में देखो अब क्या होता है, सिमिलरली मैं बात करूं टेलंगन्स थ्योरम में, अब अपन बात करेंगे सबसे पहली बात, इन एनी नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है, लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो, यूनिडायरेक्शनल हो मतलब एक ही डायरेक्शन में काम करते हो, या फिर बाय डायरेक्शनल हो, ठीक है ना। द सम ऑफ, क्या कह रहा है, द सम ऑफ टोटल इंस्टेंटेनियस, किसकी बात हो रही है, इंस्टेंटेनियस पावर की बात हो रही है। द सम ऑफ टोटल इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम्ड
बाय द वेरियस एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स उस सर्किट में लगे हुए हैं इन ए वेरियस ब्रांचेस ऑफ ए सर्किट इज जीरो। क्या होगा? जीरो होगा। ये कहना चाह रहा है। क्या है ये? टेलंगन्स थ्योरम है। और ये सब हम जानते हैं, अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते हैं, उसमें भी तो यही बात कही जा रही है कि भाई किसी भी टोटल इंस्टेंटेनियस कोई भी थिंग की बात होती है, जब भी कंजर्वेशन की बात होती है तो हम उसको किसके बराबर मानते हैं? जीरो के बराबर। तो ये बात कही जा रही है टेलंगन्स थ्योरम में। तो अब मैं बात करूं, इट इज बेस्ड ऑन दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर कहीं से डिलीवर हो रही है, सुनिएगा मेरी बात, कि कोई सोर्स पावर को क्या कर रहा है? डिलीवर कर रहा है, तो कोई उसे एब्जॉर्ब कर रहा होगा ना। कोई +4 वॉट पावर दे रहा है और जो एब्जॉर्ब करने वाला है, सपोज मैंने डिलीवरिंग वाले को पॉजिटिव साइन दिया और एब्जॉर्बिंग वाले को मैं क्या दूंगा? -4 वॉट दूंगा। तो +4 वॉट -4 वॉट क्या मिलके बन जाएगा? जीरो। दिस इज वी कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बात समझ में आई होगी, समझ में आई? चलो अब आगे बात करते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में। तो देखियो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का अल्टीमेटली पर्पस ये है कि कौन सा वो इंस्टेंट है, कौन सा वो पॉइंट है जब आपकी पावर क्या हो सकती है? मैक्सिमम ट्रांसफर हो सकती है। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आई। तो देखो, सर्किट दो प्रकार के होते हैं, एसी, डीसी एंड एसी। तो मैं पहले बात करता हूं डीसी की। तो डीसी के अंदर जो लोड रेजिस्टेंस है, जो लोड रेजिस्टेंस मैक्सिमम पावर पे कब बात हो रही है? अभी ये बात हो रही है, यहां लिख देता हूं, एट द रेट मैक्सिमम पावर। ये पी मैक्स मैंने लिखा भी है। तो जो लोड रेजिस्टेंस है आपका, या फिर मैं कहूं लोड रेजिस्टेंस या फिर थेवेनिन रेजिस्टेंस, वो किसके बराबर होगा? थेवेनिन रेजिस्टेंस के। किसके अंदर? कैसे सर्किट्स के अंदर? डीसी सर्किट्स के अंदर। बात समझ में आई? चलो, और जो मैक्सिमम पावर निकल के आएगी उसका मैं फॉर्मूला बताऊं तो वो क्या निकल के आ जाएगी? VTH। मतलब आप थेवेनिन वोल्टेज निकाल लो, उसका स्क्वायर कर दो अपॉन 4TH। दोनों ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके एग्जाम के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब बात करते हैं एसी सर्किट में। एसी सर्किट के अंदर क्या होता है? यहाँ पे रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे क्या निकल के आ जाता है? आपका इंपीडेंस निकल के आ जाता है। तो इंपीडेंस सिंपली क्या होता है? रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंसेस, या तो इंडक्टर होगा या कैपेसिटर होगा। तो यहां पे कॉन्सेप्ट है जेड का। तो जो ZL, जो आपका लोड इंपीडेंस है, वो किसके इक्विवेलेंट, किसके बराबर होगा? थेवेनिन इंपीडेंस का कॉन्जुगेट। क्या मैं बोल रहा हूं? थेवेनिन इंपीडेंस का कॉन्जुगेट। तो मान लीजिए ZTH आपका निकल के आया 5 + J3। तो अगर इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 - J3। दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ ZTH। ठीक है ना? अब दो केसेस बनते हैं। पहला केस की मैं बात करता हूं। केस फर्स्ट क्या है? व्हेन, अब देखो, ये मैं बात करूं, सपोज ये आपका क्या है? ZL है। तो ZL के अंदर क्या होगा? RL + J XL - XC। ठीक है ना? यही होगा कैपेसिटर, सॉरी रजिस्टर, इंडक्टर रिएक्टेंस और कैपेसिटर रिएक्टेंस। तो इधर देखो, व्हेन बोथ RL एंड XL, और मैं एक तरीके से और डिफाइन करना चाहूं तो उसको सिंपली JXL लिख सकता हूं, सिंपली लोड। उसको ज्यादा डिफाइन, इंडक्टर है, कैपेसिटर, सिंपली मैं लिख देता हूं ZL = RL + JXL। तो इधर देखिए, व्हेन बोथ RL एंड XL आर प्रेजेंट, मतलब लोड में RL भी प्रेजेंट है आपका और XL भी प्रेजेंट है, पहली थिंग। बट ओनली RL इज वेरिएबल। और मतलब वेरिएबल क्या है? सिर्फ आपका RL इज वेरिएबल, मतलब सिर्फ वेरी कर सकता है। RL इज वेरिएबल, इसका मतलब XL क्या है? आपका कांस्टेंट। तो जो आपका जो इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस, उसका फॉर्मूला क्या पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, तो ये क्या इसका डेरिवेशंस के थ्रू निकलता है। आपको वो ध्यान नहीं रखने की जरूरत है अभी फॉर आपके एग्जाम के लिए। तो वो है आपका RTH का होल स्क्वायर प्लस XL
जो आपको दिया हुआ है प्लस, क्योंकि ये तो गिवन है, मतलब कहा है ना एक्सएल आप प्रेजेंट, तो एक्सएल प्लस एक्सटीएच का होल स्क्वायर और उसका क्या कर दो अंडर रूट। तो ये है व्हेन बोथ आरएल एंड एक्सएल आर प्रेजेंट बट ओनली आरएल इज वेरिएबल एंड एक्सएल इज कांस्टेंट। तो यहां तक आपको समझ में आया, तो आप इसको यहां तक लिख लो। एक पॉइंट केस 2 और है, उसको भी मैं समझा देता हूं। अब देखिए, तो आपने केस फर्स्ट तक आपको समझ में आया। अब अपन बात करते हैं केस सेकंड की। तो इधर देखिए केस सेकंड, अब क्या था, when the लोड इंपिडेंस, ये जो आपका लोड इंपिडेंस है ZL, किसकी बात हो रही है, लोड इंपिडेंस इज प्योरली रेजिस्टिव। कहने का मतलब ये है, जो आपका ZL पहले क्या था, RL प्लस JXL था, अब ये जो XL की वैल्यू क्या है, कंप्लीटली जीरो है। तो आपका जो ZL है वो किसके बराबर है, सिर्फ RL, मतलब रेजिस्टिव लोड है। तो जो RL, जो इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस आपका निकल के आएगा किसकी केस में, मैक्सिमम पावर के केस में, तो वो क्या निकल के आएगा, RTH थेवेनिन रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस थेवेनिन XTH, क्योंकि अब यहां पे कौन सा कंपोनेंट हट गया, XL हट गया, तो XL की वैल्यू पुट कर दो 0। सिंपली यहीं से आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, RTH का स्क्वायर और XL की वैल्यू 0 पुट करो तो XTH का होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ, भाई आपने अल्टीमेटली जो थेवेनिन इंपेडेंस था उसका क्या कर दिया, मॉड कर दिया और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो ये आ गई आपकी RL की वैल्यू। तो ये बात हो गई अपनी नेटवर्क थ्योरम्स के, जितना भी क्वेश्चंस आपके बन सकते थे, जो शॉर्ट नोट से अपन जल्दी से पढ़ सकते थे, वो इसकी बात। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, एक एक चीज़ों ने मैंने आपको अच्छे से समझाया है। और अगर आप इस तरह के और कोई टॉपिक के वीडियोस चाहते हैं तो आप नो डाउट हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।